उच्च जात के धूर्त व्यक्तियों ने अत्यंत धूर्ततापूर्वक जाति और धर्म को आपस में जोड़ दिया ताकि उनको अलग करना मुश्किल हो जाए। इसलिए जब आप जाति को नष्ट करने का प्रयास करते हैं तो आपको यह डर नहीं लगना चाहिए कि धर्म भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होना अनिवार्य है। जाति और धर्म के वृक्षों को एक साथ जलाकर राख करना होगा, लेकिन इसमें एक समस्या भी है। धर्म वेदों पुराणों आदि से आबद्ध है, इसलिए उसे पहले वेदों और पुराणों से मुक्त करना होगा। यदि यह बंधन बहुत मजबूत है और इसमें अलगाव संभव नहीं है, यहाँ भी इन दोनों को एक साथ ही नष्ट करना होगा। वेदों का संबंध ईश्वर से है, इसलिए ईश्वर से भी निपटना होगा। अगर आप वेदों से मजबूती से पेश आते हैं तो ईश्वर को भी झटका लगेगा। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के लिए दुविधा की स्थिति बन सकती है, लेकिन ईश्वरीय सत्ता को हिलाने से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जाति धर्म वेद ईश्वर सभी को नष्ट किया जाना चाहिए। वे एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए हैं कि उनमें से किसी को भी अलग कर पाना या उनको अलग अलग नष्ट कर पाना मुश्किल है। ऐसे में जब हम उन सभी को एक साथ नष्ट करेंगे तो यदि उनमें से किसी में जरा सा भी दम होगा तो वह नष्ट होने से बच जाएगा। इसलिए जब हम जात व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं और तो धर्म भी नष्ट होता है तो होने दें। हम ऐसा धर्म नहीं चाहते जिसमें जात व्यवस्था जैसी गड़बड़ी हो, उसे नष्ट हो जाने दीजिए आज और अभी। जब आप धर्म को जलाते हैं तब अगर वेद भी जल जाता है तो जलने दीजिए। जब आप वेद को जलाएं तब अगर ईश्वर भी जलता है तो उसे जल जाने दीजिए। हमें ऐसे ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैंने अभी आपके समक्ष ये पुस्तक जाति व्यवस्था और पितृसत्ता ये पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर दक्षिण भारत तमिलनाडु में हुए हैं, जो कि महान समाज सुधारक, महान क्रांतिकारी और ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था जाति भेद उसके खिलाफ इन्होंने क्रांतिकारी बिगुल बजाया। दोस्तों, इनका नाम उत्तर भारत में बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि दक्षिण भारत में इनका और ख़ास तौर से तमिलनाडु केरल वगैरह में बहुत नाम है। दोस्तों, तो इनके बारे में हमें जानना चाहिए। ये इनके क्रांतिकारी विचार थे और ये त्रिची में 29 सितंबर 1929 को दिए गए भाषण के कुछ अंश हैं, जिसमें से मैंने आपको सुनाए। और आपको पेरियार रामास्वामी नायकर के बारे में जानने की उत्सुकता होती है दोस्तों, मुझे भी रही है, तो मैंने उनके बारे में थोड़ा सा अंश जो है इस पुस्तक से आपके सामने रखने का मन बनाया है। और आपसे अनुरोध करता हूं कि पेरियार ईवी रामास्वामी के बारे में आप थोड़ा सा जानें, ताकि आप लोगों की जिज्ञासा भी शांत हो सके कि आखिर ईवी रामास्वामी नायकर कौन थे। तो दोस्तों, इन्होंने अपने बारे में लिखा। ईवी रामास्वामी नायकर, ये आपको बता दें, अंग्रेज़ों के समय में हुए। 1879 में इनका जन्म हुआ था और गांधी और विनोबा भावे वगैरह जितने भी थे सब नेताओं के साथ मिलकर काम किया। प्रारंभ में ये कांग्रेस में रहे और कांग्रेस से फिर इन्होंने द्रमुक की स्थापना की। मैं आपको इसके बारे में इसी पुस्तक से संकलित कुछ विचार जो है आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, तो अपने बारे में पेरियार जी कहते हैं कि मेरा परिवार एक रूढ़िवादी परिवार है। इसने मंदिर और सराय बनवाने तथा भूखों को भोजन उपलब्ध कराने आदि का उपाय किया। परिवार के सदस्यों ने ऐसे परोपकारी कार्यों के लिए खुलकर दान भी दिया। एक ऐसे परिवार में पैदा होने के बावजूद कई लोग मुझे क्रांतिकारी और चरमपंथी कहते हैं। उनके इस विचार के पीछे कारण यह है कि मैं अपने समाज के कुछ ऐसे पहलुओं पर चोट करता हूं जो हमें नीचा दिखाते हैं। ये शूद्र वर्ण में थे दोस्तों। और मेरा जोर इस बात पर है कि जब तक हमारा भरोसा हिंदू धर्म, हिंदू देवताओं, हिंदू शास्त्रों, पुराणों, वेदों और इसके इतिहास में है, और जब तक हम इनका अनुसरण करते हैं तब तक हमारा दमन और शोषण जारी रहेगा और हम समाज की इन असमान स्थितियों से कभी उबर नहीं पाएंगे। ऐसी सड़ी हुई स्थिति से बाहर निकलने के बजाय जो केवल इनका पालन करने में लगा रहेगा, भले ही वह कितनी भी बेहतर स्थिति में पहुंच जाए, पर वह खुद को इस अवनति से उबार नहीं पाएगा। मेरा कहना केवल यह है कि हर वह व्यक्ति जो खुद को सुधारवादी कहता है उसे यह बात समझनी चाहिए। कानपुर में दिए गए भाषण का अंश है ये, 29/31/12/1944 को रिपब्लिक में छपा था, 19/1/1945 को। आगे वो कहते हैं कि मैंने यानी
ईबी रामासामी ने द्रविड़ समाज के सुधार का काम अपने हाथों में लिया है और मैं इसे आत्मसम्मान और गौरव से भरे हुए समाज में बदलना चाहता हूँ। मैं इस काम में न केवल पूरी तरह जुटा हुआ हूँ बल्कि इसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भी हूँ। मुझ में यह सेवा करने की काबिलियत है अथवा नहीं, यह बात दीगर है, क्योंकि कोई और यह काम करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसे करने के लिए वचनबद्ध हूँ। मेरा इसके अतिरिक्त कोई अन्य लाभ नहीं है। मैं अपनी नीतियाँ और योजनाएं तार्किक ढंग से तैयार करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझ में यह करने की क्षमता है। अगर कोई समाज की सेवा करना चाहता है तो इतना पर्याप्त है। 17 सितंबर 1879 इनका देखिए जन्म हुआ और थोड़ा सा अंश में मुख्य रूप से आपके समक्ष रखता हूँ जो बहुत दिलचस्प और रोचक है दोस्तों। आप इसको देखिए और रामास्वामी नायकर के बारे में आप जानिएगा। तमिलनाडु के ईरोड कस्बे में ईबी रामासामी पेरियार का जन्म हुआ 17 सितंबर 1879 को। इनके पिता का नाम वेंकट नायकर और माँ का नाम चिन्ना थयम्मल उर्फ मुथम्मल था। पेरियार के पिता एक लोकप्रिय व्यापारी थे। 1898 में 13 वर्षीय नागम्मल से पेरियार का विवाह हुआ। उन्होंने अपनी रूढ़िवादी पत्नी के मस्तिष्क में तार्किक विचारों के बीज बोए। 1904 में पेरियार गंगा नदी के तट पर, देखिए उत्तर प्रदेश में आए थे 1904 में, पेरियार गंगा नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल काशी वाराणसी पहुँचे, जहां उनको धर्मशालाओं आदि में निःशुल्क भोजन नहीं मिल सका। पता चला कि यह सुविधा केवल ब्राह्मणों के लिए है, जबकि शेष हिंदू जातियां इससे वंचित हैं। कुछ दिनों तक भूखे रहने के बाद खूबसूरत युवक पेरियार ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया, कंधे पर एक यज्ञोपवीत डाला और धर्मशाला में भोजन करने जा पहुँचे। लेकिन उनकी मूँछों ने उन्हें धोखा दे दिया। द्वारपाल ने न केवल उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया बल्कि बहुत बेरुखी से सड़क पर धकेल दिया। उस वक्त चूंकि भीतर भोज समाप्त हो गया था तो खाने की झूठी पत्तलें सड़क पर फेंक दी गई थीं। कई दिनों की भूख से तड़प रहे रामासामी ने मजबूर होकर गली में पड़ी झूठी पत्तलों में बचा कुचा खाना खाया। इस दौरान तमाम कुत्ते भी उनके साथ उन्हीं पत्तलों में बचा कुचा खाना खा रहे थे। यह 1904 की बात है दोस्तों। खाना खाते समय रामासामी की नज़र सामने की दीवार पर उकेरे गए कुछ शब्दों पर पड़ी। वहाँ लिखा था, उक्त धर्मशाला खास तौर पर सर्वोच्च वर्ण यानी ब्राह्मणों के लिए है। ये लिखा हुआ था धर्मशाला में। इस धर्मशाला का निर्माण तमिलनाडु के एक अमीर द्रविड़ व्यापारी ने करवाया था। अचानक रामासामी के मन में कुछ प्रश्न पैदा हुए। मसलन, जब यह धर्मशाला एक द्रविड़ व्यापारी की बनवाई हुई है तो ब्राह्मण अन्य द्रविड़ों को यहाँ भोजन करने से भला कैसे रोक सकते हैं? आखिर क्यों ब्राह्मण इतना क्रूर व्यवहार करते हैं कि द्रविड़ समेत अन्य समुदायों को भूखा मारने तक में गुरेज नहीं करते और उनकी यह जात व्यवस्था लोगों की जान तक ले लेती है? उक्त प्रश्नों पर अपनी शंका के समाधान के लिए उन्हें कोई उचित उत्तर नहीं मिल सका। काशी में ब्राह्मणों की वजह से हुए अपमान ने पेरियार के हृदय में गहरे जख्म कर दिए। इस वजह ने उनके मन में आर्य नस्ल तथा उसके असंख्य देवी देवताओं के प्रति गहरी घृणा पैदा कर दी। यद्यपि काशी को ब्राह्मण सर्वाधिक पवित्र शहर मानते हैं, लेकिन यहाँ अनैतिक गतिविधियाँ, वेश्यावृत्ति, धोखाधड़ी, लूट, भीख मांगने जैसी घटनाएं इतनी ज़्यादा थीं कि पेरियर का इस तथाकथित पवित्र शहर से पूरी तरह मोहभंग हो गया। परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद अपने संन्यास पर पुनर्विचार कर वे दोबारा गृहस्थी जीवन की ओर लौट गए। ईरोड वापस पहुंचने पर उनके पिता ने अपना पूरा कारोबार अपने इस पुत्र को सौंप दिया। उन्होंने अपने सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का नाम रखा ईबी रामासामी नायकर मंडी। 1905 और उसके बाद में निस्वार्थ समाज सेवा करने लगे। ईबी रामासामी ईरोड के जाने माने उद्योगपति तो थे ही, इसके अलावा उन्होंने निस्वार्थ समाज सेवा करते हुए सार्वजनिक जीवन में अपना स्थान बनाया। एक उल्लेखनीय घटना इस प्रकार है। एक बार ईरोड में प्लेग की घातक और संक्रामक बीमारी फैली, सैकड़ों लोग मारे गए
और हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन रामासामी ने अन्य अमीर व्यापारियों की तर्ज पर अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ी। प्लेग के संक्रमण से भयभीत होकर संतानों और करीबियों द्वारा त्याग दिए गए शवों को उन्होंने खुद स्मशान पहुंचाया ताकि उनका अंतिम संस्कार हो सके। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शुरू किए गए असह्य आंदोलन में जमकर भागीदारी की तथा उनके आह्वान पर सभी 29 सार्वजनिक पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने उस पारिवारिक कारोबार को बंद कर दिया जो सालाना 20,000 रुपये की आय दे रहा था, उस बिजनेस को भी बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन में कूद पड़े गांधी जी के साथ। यह वह समय था जब एक स्वर्ण मुद्रा का मूल्य 10 रुपये से अधिक नहीं था। 10 रुपये से अधिक नहीं था। अब लगा लीजिए 20,000 रुपये की आय होती थी साल की, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने इरोड में पहली बार लगी धारा 144 का उल्लंघन किया और दुकानों के बाहर धरना देने के कारण गिरफ्तार किए गए। पेरियार ने गांधी को अपना नेता स्वीकार किया और उन पर भरोसा किया। इस तरह एक सच्चे अनुयायी के रूप में वे गांधी के कहे हर शब्द का पालन करते थे। दोस्तों, ऐसी महान हस्ती को, ऐसे क्रांतिकारी विचारकों के स्वामी पेरियार वी रामास्वामी को आप अभी तक नहीं जानते हैं। दोस्तों, मेरा प्रयास रहेगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से रामास्वामी नायकर के बारे में कुछ जानें। तो ऐसा ही एक उदाहरण है, हाथ से खादी का कपड़ा बुनना। गांधी से बहुत प्रभावित हुए। जैसे ही गांधी की ओर से खादी के कपड़े पहनने का निर्देश जारी हुआ, पेरियार ने तत्काल अपने महंगे विदेशी वस्त्र त्याग दिए और खादी पहनना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी केवल खादी के कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया, जिसमें उनकी 80 वर्ष की माँ भी शामिल थी। जीवन के अब तक के सुखों को त्याग कर उन्होंने हर पहलू में सादगी को अपना लिया। शराबबंदी की नीति पर पहली बार पेरियार के घर पर ही विचार किया गया था। 1920 में जब गांधी इरोड आए और उनके आवास पर रुके तो उनकी पत्नी नगम्मल और उनकी बहन कन्नम्मल ने उन्हें बताया कि कैसे शराब पीने वाले लोग अपनी पत्नियों को बुरी तरह प्रताड़ित करते हैं। इन महिलाओं ने काफ़ी जोर दिया कि शराबबंदी की नीति तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने इस संबंध में विरोध प्रदर्शन शुरू करने का अनुरोध भी किया। पंगल के राजा की अध्यक्षता वाली जस्टिस पार्टी की सरकार ने 1923 में मद्रास राज्य विधायी परिषद में एक अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती बोर्ड बनाया जाना था ताकि हिंदू मंदिरों में ब्राह्मणों द्वारा किया जाने वाला शोषण समाप्त किया जा सके। हालांकि पेरियार कांग्रेस के नेता थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जस्टिस पार्टी सरकार के कानून का समर्थन किया, इसलिए क्योंकि वह सामाजिक न्याय के पक्षधर थे और हिंदू आर्यों द्वारा प्रताड़ित द्रविड़ नस्ल के शिक्षा, रोजगार तथा आर्थिक अधिकारों को लेकर खास चिंतित रहा करते थे। द्रविड़ वहाँ के शूद्र जातियाँ हैं। दोस्तों, सामाजिक न्याय के योद्धा रामास्वामी नायकर 1924 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी सरकार के उन प्रयासों की सराहना की जिनके तहत वह शिक्षा और रोजगार के लिए सरकारी आदेश के जरिए जात के आधार पर आरक्षण चाह रही थी। ब्राह्मण अस्पृश्यता जैसी क्रूर व्यवस्था का प्रयोग द्रविड़ों के दमन के लिए करते आए थे। पेरियार ने इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए केरल के वायकाम कस्बे में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। ऐसा उन्होंने सरकार के कायदे की अवमानना करते हुए किया था। वायकाम एक धार्मिक शहर था, लेकिन वहाँ इड़वा समुदाय समेत किसी भी निचले तबके के व्यक्ति को मंदिर के आसपास की गलियों में चलने तक की इजाज़त नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इसके खिलाफ सत्याग्रह का आयोजन किया। उन्होंने पेरियार से अनुरोध किया कि वे तमिलनाडु से आएं और इस सत्याग्रह का नेतृत्व संभालें। पेरियार ने ऐसा ही किया। उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस मामले में उनको 2 बार जेल की सज़ा हुई। दूसरी बार उनको 6 महीने की सज़ा सुनाई गई। सत्याग्रह पूरे 1 साल चला। इसके बाद इन गलियों को अस्पृश्यों के लिए खोल दिया गया। यह सामाजिक बलिदान की और मानवाधिकारों की एक साहसिक लड़ाई थी जिसमें जीत मिली। पेरियार को वायकाम के नायक की उपाधि से नवाजा गया। पृष्ठ 70 पर लिखा हुआ है। दोस्तों, 11 सितंबर 1924 वर्ष 1920 के बाद से वह लगातार कांग्रेस के सम्मेलनों में ऐसे प्रस्ताव पेश कर रहे थे जिनमें सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में गैर ब्राह्मणों
को आरक्षण देने की मांग की जा रही थी। उनकी कोशिश थी कि इस तबके के लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में उच्च पदों पर लाया जा सके और वे ब्राह्मणों से समानता हासिल कर सकें। इसी तरह उन्होंने तिरुवन्नमलई कांग्रेस सम्मेलन में भी समानता प्रस्ताव रखा, लेकिन ब्राह्मणों ने उसे पारित नहीं होने दिया। इससे पहले तिरुवनवैली 1920, तंजावुर 1921, तिरुपुर 1922 और सलेम 1923 में ऐसा हो चुका था। सलेम में एक सार्वजनिक आयोजन में बोलते हुए पेरियार ने चेतावनी दी थी कि जब तक ब्रिटिश शासन में गैर ब्राह्मणों को सामुदायिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल जाता है, तब तक ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त नहीं होगा और द्रविड़ नस्ल को यूं ही ब्राह्मणोक्रेसी यानी ब्राह्मणवाद के बोझ से दबे रहना होगा। द हिंदू शताब्दी विशेष पृष्ठ क्रमांक 337। इस तरह से उन्होंने एक नया शब्द भी गढ़ा, ब्राह्मणोक्रेसी। पेरियार कुदी आरसू नाम से एक तमिल साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया करते थे, जिसके संपादन का भार भी उन्हीं पर था। इसका उद्देश्य द्रविड़ समुदाय के लोगों को ब्राह्मणों की क्रूर जाति व्यवस्था और हिंदू धर्म के अंधविश्वासों के कारण होने वाले दमन के प्रति जागरूक करना तथा उनमें आत्मसम्मान का भाव पैदा करना था। कुदी आरसू का पहला अंक तमिल भाषा के जाने माने धार्मिक विद्वान एवं प्रख्यात वक्ता तिरुपत्तिपल्लियार गनियार स्वामीगल ने जारी किया। एक बार फिर कांचीपुर में कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता महान तमिल लेखक, संपादक, वक्ता और मजदूर नेता तिरुकल्याण सुंदरम टीवीएस कर रहे थे। कांग्रेस से नाता तोड़ दिया और कांग्रेस से 1925 में नाता तोड़ते वक्त पेरियार ने जोरदार ढंग से कहा कि उनका भविष्य का काम होगा पार्टी में हर एक तरीके से ब्राह्मण राज को खत्म करना। सम्मेलन से उनके हटते ही पार्टी में प्रथम पंक्ति के तमाम नेता और स्वयंसेवक भी उनके साथ पार्टी छोड़कर चले गए। उसी कांचीपुर कस्बे में पेरियार ने गैर ब्राह्मणों का एक समानांतर सम्मेलन आयोजित किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि द्रविड़ों और आर्यों यानी ब्राह्मणों के बीच नस्ली पहचान का अंतर हमेशा से बल्कि पुरातन काल से चला रहा है और कांग्रेस पार्टी में इसकी मौजूदगी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि द्रविड़ लोगों को अपनी नस्ल के आत्मसम्मान, अपनी भाषा और अपनी उस संस्कृति की ही रक्षा करनी चाहिए जिसे ब्राह्मणों के रसूख, उनकी जाति व्यवस्था और हिंदू धर्म के अंधविश्वास ने कमतर कर दिया है। पेरियार ने सन 1925 में कांग्रेस पार्टी से बाहर निकलने के बाद आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। पेरियार ने बंगलौर में कांग्रेस नेता मोहनदास करमचंद गांधी से मुलाकात की 1927 में और उनसे जोर देकर कहा कि जब तक जहरफली जाति व्यवस्था यानी वर्णाश्रम धर्म को खत्म नहीं किया जाता है, तब तक ब्राह्मणों द्वारा जबरदस्त तरीके से व्यवहार में लाई जाने वाली अस्पृश्यता को खत्म नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक गांधी से कहा कि भारत में आज़ादी के लिए लड़ने के पहले गांधी से कहा 3 दुश्मनों का खात्मा जरूरी है। ये कौन है 3 दुश्मन? कांग्रेस पार्टी, जिस पर ब्राह्मण पदाधिकारियों का दबदबा था, सारे ब्राह्मण घुसे हुए थे। तो उन्होंने कहा रामासामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी को ख़त्म होना चाहिए जिस पार्टी में ब्राह्मण पदाधिकारियों का दबदबा था। जाति व्यवस्था वाला हिंदू धर्म, नंबर 2 जाति व्यवस्था वाला हिंदू धर्म, इसका खात्मा होना चाहिए। तीसरा, समाज में ब्राह्मणों का दबदबा यानी ब्राह्मणवाद का दबदबा खत्म होना चाहिए। 1928 में पेरियार 7 नवंबर 1928 को रिवोल्ट शीर्षक से अंग्रेजी पत्रिका प्रकाशित की। 11 मई 1930 पेरियार ने ईरोड में आत्मसम्मान आंदोलन के दूसरे प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन मिस्टर M.R. जयकर की अध्यक्षता में किया। पुणे निवासी जयकर एक तर्कवादी नेता थे। इस दौरान युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन, शराबबंदी सम्मेलन, तमिल संगीत सम्मेलन आदि का आयोजन भी किया गया। इंग्लैंड में 20 जून 1932 को इंग्लैंड में पेरियार ने श्रमिकों की एक विशाल सभा संबोधित की जिसमें 50,000 से अधिक लोग शामिल थे। उन्होंने तार्किकता और समाजवाद पर
अपने सिद्धांतों को वहाँ स्पष्ट किया। 28-29 दिसंबर 1932 महान विचारक कामरेड एम सिंगारवेल ने रियाद में पेरियार के आवास पर एक समाजवादी कार्यक्रम का मसौदा तैयार किया, जिस पर चर्चा हुई। 1932 में सोवियत संघ का दौरा किया तथा समूचे तमिलनाडु में कई बैठकों को संबोधित किया और समाजवाद की इरोड योजना का प्रचार किया। उन्होंने बॉम्बे में 1940 में डॉक्टर BR अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना से भी मुलाकात की। मिस्टर CN अन्नादुरई, उन्हें स्नेह से अन्ना कहा जाता था, उनके साथ हो गए। जब श्री राजगोपालाचारी के मंत्रालय ने इस्तीफा दिया तो पेरियार को वैकल्पिक मंत्रालय बनाने का निमंत्रण दिया गया, क्योंकि वे जस्टिस पार्टी के निर्वाचित नेता थे। उन्होंने तिरुवरूर सम्मेलन में अलग द्रविड़ नाडु की मांग की ताकि द्रविड़ नस्ल को बचाया जा सके, साथ ही तमिल भाषा को हिंदी और उत्तरीय भारतीय हिंदू पूंजीवादियों के दबदबे से बचाया जा सके। 27 अगस्त 1944 को सलेम में आयोजित जस्टिस पार्टी के प्रांतीय सम्मेलन में पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम रख दिया गया, ताकि यह पूरी तरह उस सामाजिक क्रांतिकारी आंदोलन को परिलक्षित कर सके जिसका लक्ष्य था ब्राह्मणों द्वारा दमित द्रविड़ नस्ल का उद्धार, जहां यह घोषणा भी की गई कि पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी और न ही ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए जाने वाले अलंकरण स्वीकार करेगी। 11 मई 1946 को मदुरई में बैगई नदी के तट पर प्रसिद्ध काली कमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। रेत पर हो रहे इस आयोजन के दौरान ब्राह्मणों द्वारा भड़काए गए गुंडों ने पंडाल को आग लगा दी और पेरियार तथा उनके पूरे साथी पूरा दिन उसी में फंसे रहे। 15 अगस्त 1947 को जब पूरा भारत और पूरा विश्व भारत की आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब पेरियार ने एक साहसिक घोषणा करते हुए कहा था कि यह तमिलों के लिए शोक का दिन है। तमिलों से मतलब यहाँ क्षेत्रवाद नहीं है दोस्तों, पूरे शूद्रों के लिए था ये उनका आंदोलन। उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी कुछ और नहीं, बस ब्रिटिशों से ब्राह्मणों और बनियों के हाथों सत्ता का हस्तांतरण है। मूर्ति पूजा की निंदा करने के लिए 1953 में मूर्ति पूजा की निंदा करने के लिए और दुनिया को यह दिखाने के लिए कि मूर्तियों में कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, पेरियार ने एक अभियान शुरू किया। उनके अनुयायियों तथा खुद पेरियार ने सार्वजनिक स्थानों पर पिल्लैयर यानी विनायक की, गणेश की मूर्तियां तोड़नी शुरू कर दी। पेरियार ने राजाजी के उस शिक्षा सुधार राजाजी यानी राजगोपालाचारी के उस शिक्षा सुधार कार्यक्रम का तीव्र विरोध किया, जिसके मुताबिक सभी छात्रों को विद्यालयों में अपने माता पिता के पेशे को ही सीखना चाहिए था। ये भी देखिए वहाँ एक नियम लागू कर दिया गया था शिक्षा मंत्री होने के कारण राजा गोपालाचारी ने, कि सभी छात्रों को जो अपने माँ बाप का पेशा है, जो अपनी पैतृक पेशा है या जातिगत पेशा है, उसी को अपनाना चाहिए, उसी को सीखना चाहिए। तो रामास्वामी ने इसके विरुद्ध आंदोलन किया और विरोध इतना तगड़ा था कि श्री राजगोपालाचारी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, राजाजी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। 1953 की घटना है। परिणाम स्वरूप के कामराज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने भारी विरोध झेल रहे इस शैक्षणिक सुधार को लागू करने से इनकार कर दिया। पेरियार ने जनभावनाओं के विरुद्ध जाकर तमिलनाडु में हिंदी को अनिवार्य करने की योजना का विरोध करते हुए घोषणा की कि वे एक निश्चित तिथि को देश का राष्ट्रध्वज जलाएंगे। 1955 में पेरियार को सार्वजनिक स्थानों पर राम की तस्वीरें जलाने और हिंदी की अनिवार्यता का विरोध करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने ये तस्वीरें रामायण महाकाव्य में आर्य दबदबे और द्रविड़ नेताओं के दमन के विरुद्ध जलाई थीं। त्रिची के जिलाधिकारी RS मल्लप्पन अस्पृश्यों के साथ सहानुभूति रखते थे और मद्रास उच्च न्यायालय के 2 ब्राह्मण न्यायाधीशों ने अपने एक फैसले में उनकी निर्दयतापूर्वक आलोचना की। पेरियार इस फैसले का सच सबके सामने लाए, क्योंकि RS मलयप्पन पिछड़े समुदाय के अधिकारी थे। पेरियार ने ट्रिची टाउन हॉल चौराहे पर आयोजित एक जनसभा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आलोचना करते हुए कहा कि वे वंचित वर्ग के प्रति नफरत का भाव रखते हैं। 18 जनवरी 1957 पेरियार और भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे ने तिरुचिरापल्ली में
मुलाकात की। पेरियार ने जाति व्यवस्था के खिलाफ एक और बड़े आंदोलन की शुरुआत की। 1958 में ब्राह्मण अपने होटलों के नाम पट्ट पर ब्राह्मण हॉस्टल लिखा करते थे ताकि लोगों में यह संदेश जाए कि ब्राह्मण उनसे श्रेष्ठ हैं। पेरियार ने अपने अनुयायियों से अनुरोध किया कि वे तमिलनाडु के सभी ब्राह्मण होटलों के बोर्ड से ब्राह्मण शब्द मिटा दें। इस प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप होटलों के नाम पट्ट से ब्राह्मण शब्द गायब होने लगा। तमिलनाडु सरकार ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और पेरियार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने पशुपतपालयम, करूर, कुलितलई और तिरुचिरापल्ली में दिए गए भाषणों में अपने अनुयायियों को ब्राह्मणों पर हमला करने के लिए भड़काया। उनको तिरुचिरापल्ली की जिला अदालत ने 6 माह कैद की सज़ा सुनाई। पेरियार और उत्तर भारत के समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने चेन्नई में मुलाकात की और लोगों की सामाजिक और राजनीतिक सेवा करने के बारे में विचार विमर्श किया। पेरियार ने मंदिरों में व्यवहार में लाए जा रहे जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए 1969 में उनके गर्भगृह में सभी जातियों का योग्य व्यक्तियों का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की। इससे पहले केवल ब्राह्मण ही पूजा अर्चना करवा सकते थे, वह भी तमिल की बजाय संस्कृत में। तमिल द्विमासिक पत्रिका उन्मई की शुरुआत पहले पेरियार ने तिरुचिरापल्ली से की। पेरियार ने रेशनलिस्ट फोरम नामक एक नया मंच बनाया। पेरियार ने एक सामाजिक सम्मेलन का आयोजन कर सामाजिक अवनति और ब्राह्मणों द्वारा थोपी गई जाति व्यवस्था को खत्म करने पर चर्चा आयोजित की। यह सम्मेलन 8 और 9 दिसंबर 1973 को थिडल बेपेरी मद्रास में आयोजित किया गया और दोनों ही दिन अपार जनसमूह वहां पहुंचा। पेरियार ने एक शानदार भाषण देकर तमाम द्रविड़ों का आह्वान किया कि वे आगे आएं और जात तथा सामाजिक अवनति के उन्मूलन के लिए काम करें। उस समय कई ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए गए। चेन्नई में त्यागराय नगर में पेरियार ने अपना अंतिम भाषण दिया। मानो वह बेहद अविस्मरणीय ढंग से अपना मृत्यु पूर्व बयान दे रहे हों। 19 दिसंबर 1973 को फिर उनको बीमारी के कारण पेरियार की इच्छा 21 दिसंबर 1973 को उनको वेल्लोर स्थित CMC अस्पताल ले जाया गया। दुनिया के महान विचारकों में से एक और दृढ़ तर्कवादी पेरियार ने अपनी अंतिम सांस ली। वे दुनिया भर के करोड़ों तर्कवादियों, द्रविड़ नस्ल के तमिलों और अपने तमाम चाहने वालों को असहनीय दुख में छोड़कर चले गए। द्रविड़ कड़गम की आधिकारिक तमिल वेबसाइट से साभार, अंग्रेजी से अनुवाद पूजा सिंह। दोस्तों, ये विचार मैंने आपको थोड़ा सा परिचय कराने के लिए पेरियार EV रामासामी, इनका काम बहुत बड़ा है, क्रांतिकारी विचार हैं। ब्राह्मणवादी धर्म और धार्मिक ग्रंथों, जाति पाति व्यवस्था, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत के विरुद्ध पेरियार EV रामासामी ने जो काम किया है वो अद्वितीय है और उनको जो है समस्त भारत की दलित जनता, शूद्र जनता अपना मसीहा के रूप में अम्बेडकर साहब की तरह, बाबा साहब अम्बेडकर साहब की तरह इनको भी मानती है और मानती रहेगी। दोस्तों, जब तक ये ब्राह्मणवाद रहेगा, जब तक ये ब्राह्मणी ग्रंथ रहेंगे, जब तक ये धर्म ढकोसले रहेंगे, जब तक कर्मकांडों के नाम पर गरीब जनता का शोषण होता रहेगा, जब तक समाज में ऊंच नीच और जात व्यवस्था और ये वर्ण व्यवस्था कायम रहेगी, तब तक पेरियार EV रामासामी को लोग जो है पूजते रहेंगे और मानते रहेंगे अपने देवता की तरह, इष्ट की तरह और मसीहा की तरह। दोस्तों, इनके बहुत ही क्रांतिकारी विचार हैं। आज मैंने इनका जीवन रूप परिचयात्मक रूप में दिया। आगे मैं इनके क्रांतिकारी विचारों को अगले वीडियो में अवश्य प्रेषित करूंगा दोस्तों, और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इनके क्रांतिकारी विचारों को अवश्य जानें और विशेष तौर से शूद्र वर्ण के लोग, मेरे भाई बंधु जो भी हैं शूद्र वर्ण के, उनके विचारों को बिल्कुल आत्मसात करें और पर चलें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं सब आपका आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। और आपसे एक अनुरोध करता हूं कि अगर ये विचार अच्छे लगें, ये वीडियो अच्छे लगें, तो अपने मित्रों को भी अधिकाधिक शेयर करके बताया करें दोस्तों, और कमेंट करके मुझे भी बताया करें कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।